हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसा ट्रिक में। आज हम पढ़ेंगे कोटा यूनिवर्सिटी की सन 2022 की स्टैंडर्ड 1 वीक सीरीज, जिसका नेम है भूगोल, भौतिक भूगोल। अब ये प्रथम वर्ष की है, बीए पार्ट फर्स्ट की है, जिसका नेम है भौतिक भूगोल। तो इसके बारे में देखते हैं हम, और इसके सारे के सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। कुल मिला के कितने क्वेश्चंस हैं, एक से लेकर टोटल देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे को सोल्व करेंगे। आज हम सोल्व करेंगे 120 क्वेश्चंस को। तो देखते हैं दोस्तों, आपको सीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वीडियो देख लीजिएगा, इसमें आपका क्वेश्चंस बैठ जाएगा। अब पहला जो क्वेश्चन आता है वो कॉन्स्टेंट क्या है, तो उसको देखते हैं। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है जिसको हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम बर्बाद करें हम देखते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेफ्रे क्या है? नेफ्रे नेफ्रे सीमा के निचले तल से लेकर पृथ्वी के केंद्रीय भाग के चारों तरफ इसका विस्तार है। इसे केंद्रीय परत या ब्रुकोड यानी कि कोर भी कहते हैं। अब नेफ्रे को है ना, हम क्या कहते हैं? कोर भी कहते हैं। ये चट्टान का घनत्व 11 तक होता है, मतलब इसमें चट्टान का घनत्व कितना होता है? 11 तक होता है। और ये सबसे निचला तल होता है किसका? पृथ्वी की सीमा का, यानी कि पृथ्वी की परत का। पृथ्वी के केंद्र के अंदर होता है। पृथ्वी के केंद्र है ना, इसकी जो बीच वाली जो परत है, ये कौन सी परत कहलाएगी? नेफ्रे कहलाएगी। आया समझ में? आगे चलते हैं। मंगल से क्या तात्पर्य है? मंगल मंगल क्या होता है? मंगल इसे एक लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह ग्रह का नाम है ना, तो इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पर जीवन होने की संभावना की जा रही है, मतलब यहाँ पर जीवन उपलब्ध हो सकता है, ऐसा संभावना है। ये सूर्य से चौथे स्थान पर है। सूर्य के कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। मतलब पहले सूर्य आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर चंद्रमा आता है, फिर आता है मंगल। आया समझ में? यहाँ पृथ्वी और शिलाखंड है, यहाँ पर चट्टानें और शिलाखंड है। मतलब मंगल ग्रह पर क्या क्या है? चट्टानें और शिलाखंड है। ला लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति की कौन सी परिकल्पना और कब प्रस्तुत की? अब लाप्लास ने पृथ्वी की जो परिकल्पना उत्पत्ति की, वो कब की? लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना, कौन सी परिकल्पना? निहारिका परिकल्पना दी। किसने दी? लाप्लास ने दी पृथ्वी की निहारिका परिकल्पना। कब दी थी? सन 1796 में। ज्वालामुखी शंकु क्या है? ज्वालामुखी यानी कि ज्वालामुखी रहते हैं ना, तो शंकु आकार में रहते हैं, इस प्रकार से, मतलब त्रिकोण आकार में रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार यानी कि उसका मुख से बनने वाली परत एक विशेष महत्वपूर्ण आकृति उद्गार से निकलने वाले पदार्थ का जमाव बना लेती है। इसका आकार शंकु जैसा होता है। शंकु मतलब इस प्रकार का होता है आकार, इसको त्रिकोण आकार भी कहते हैं। मोह असंबद्धता से क्या तात्पर्य है? कृष्ण के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गतियों को अचानक वृद्धि हो जाती है। वास्तव में निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटन के बीच का असमृद्ध परत विद्यमान होती है। क्रस्ट के निचले आधार पर जो क्रस्ट भूमि रहती है, उसकी भूमि का लहरों की गति के अचानक वृद्धि हो जाती है ना। क्रस्ट में भूकंपीय जो लहरें रहती है वो अचानक ही क्या हो जाती है? तेज तेज हो जाती है ना। इसकी ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, तथा असमृद्ध परत विद्यमान होती है। इसे खोले जाने पर मोह असमर्थता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मोह असमर्थता, यानी क्रस्ट की निचली परत जिस पर भूकंपीय लहरें आती रहती है। क्रेटर को परिभाषित कीजिए। क्रेटर क्या है? क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी के विशाल चौड़े मुख जो कोल्डेरा से छोटा होता है, जिसमें वर्षा का पानी भर जाने पर क्रेटर झील का निर्माण होता है। मतलब ज्वालामुखी से जिन झीलों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी के द्वारा, ज्वालामुखी से निकला जो लावा रहता है उसके द्वारा जिन झीलों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्रेटर झीलें भी कहते हैं, इसका नाम है ना। भूवैज्ञानिक समय सारणी क्या है? भूवैज्ञानिक इतिहास के व्यक्तित्व विकास एवं प्रमाण के लिए विविध गुणों की अवसादी चट्टानें, भूमि सुविध, जैविक स्थलीकरण का स्थावर विकास, हास एवं पुनः विकास, पर्वतीय निर्माण घटनाओं, उपक्रम आदि प्रमाणों का आश्रय लिया गया है। यानी कि भूवैज्ञानिक समय सारणी में क्या है? मतलब कब पर्वत बने थे, कब इनका हास हुआ, कब इन पे स्थलाकृतियाँ बनी, कब इनका निर्माण हुआ, इन सभी की जांच किसके द्वारा की जाती है? भूवैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है। और इसकी एक समय सारणी बनाई जाती है, मतलब एक टाइम टेबल बनाया जाता है। इसे वैज्ञानिकों विशेषज्ञों के रूप में उपयोग उद्देश्य कार्यक्रम जीव विकास द्वारा आदि के आधार पर व्यवस्थित एवं सारणीबद्ध करते रहते हैं। इसे ही भूवैज्ञानिक समय सारणी कहा गया है। पृथ्वी के कोण का घनत्व कितना होता है? पृथ्वी के कोण का जो घनत्व होता है 10 से 11 तक पाया जाता है। मतलब पृथ्वी का जो कोण परत है उसका घनत्व कितना होता है? 10 से 11 पाया जाता है। पेंजिया महाद्वीप से आप क्या समझते हैं? पेंजिया महाद्वीप है क्या है? वेगनर महोदय ने पेंजिया महाद्वीप का सिद्धांत दिया था, है ना। इसके मध्य वेगनर के अनुसार मध्य
मेसोजोइक कल्प के प्रारंभ तक सभी महाद्वीप एक विशाल मध्यजोइक कल्प, यानी कि एक यह काल है मतलब जैसे कि वर्तमान काल भूतकाल आता है ना, ऐसे मेसोजोइक काल आता था। उसके प्रारंभ तक सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के रूप में विकसित एकत्रित थे। मतलब जितने भी महाद्वीप है ना, जैसे कि एशिया हुआ है ना, अफ्रीका महाद्वीप हुआ, ये सब क्या है, सभी आपस में जुड़े हुए थे। इस स्थलखंड का नाम वेगनर ने पेंजिया महाद्वीप दिया। पेंथालासा से आप क्या समझते हैं? पेंथालासा महाद्वीप के चारों तरफ जो महासागर विस्तृत था। जो पेंथालासा से मतलब तात्पर्य क्या है कि जो महाद्वीप के चारों ओर जो महाद्वीप रहते हैं ना, महाद्वीप, उनके चारों ओर जो महासागर था, महासागर मतलब जलीय भाग था, उसे वेगनर ने पेंथालासा कहा है। पेंथालासा मतलब जलीय भाग, और जो स्थल भाग है उसको क्या कहा गया है? पेंजिया कहा गया है। पेंजिया और पेंथालासा में देखिएगा, पेंजिया तो किसे कहा गया है? स्थल खंड को कहा गया है, और जबकि पेंथालासा जलीय खंड को कहा गया है। आए समझ में? विश्व में बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है? इनके नाम बताइए। विश्व में बड़ी प्लेटों की संख्या, इनमें से नाम है यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, अटलांटिक प्लेट, अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट। यानी कि इंडिया ने अफ्रीका से लड़ाई करी तो अंटी ने यूं अम्मा को बोला कि प्रशांत को घर ले जाओ। आया समझ में? तो इस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अल्बिडो। अल्बिडो होता क्या है? 12वें नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा अल्बिडो। सूर्य की विकिरण धरातल पर पहुंचने से पूर्व वायुमंडलीय अवयव से टकराकर परिवर्तित हो जाते हैं, उसे अल्बिडो कहते हैं। मतलब जो वायुमंडल के जो अवयव रहते हैं, वायुमंडल में जो अवयव परत है जैसे कि ओजोन परत वगैरह, उनसे टकराकर सूर्य की किरणें वापिस लौट जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? अल्बिडो कहा जाता है। आया समझ में? संरचनात्मक सीमांत प्लेट विवर्तनिकी में से क्या मतलब है? मतलब इसको देखते हैं। संरचनात्मक सीमांत प्लेट क्या है? संरचनात्मक किनारों के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है एवं प्रक्रियाएं मध्य महासागरीय कटक के सहारे संपन्न होती है, जहां दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में आश्रित होती है। इन अपसारी प्लेट भी कहा जाता है। मतलब दो प्लेटें आपस में खिसक जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकती है, या फिर एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक सीमांत प्लेट कहते हैं। जैसे कि हिमालय ना, हिमालय को सबसे नवीन पर्वत श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसकी प्लेटें क्या है, कभी कभी ऊपर तक चढ़ती जाती है और इसकी हाइट बढ़ रही है या फिर घटती जाती है कभी ना कभी, यानी कि हिमालय कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। तो इससे क्या है? ये संरचनात्मक प्लेट है। संरचनात्मक से मतलब है कि इसकी रचना हो रही है। समवर्ती स्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया था? समस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग अमेरिकी भर्गवता डाल्टन ने किया था सन 1979 में। भू संतुलन या सम स्थिति से क्या तात्पर्य है? आइसोस्टेटिक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है समान खड़ा होना। भू संतुलन से मतलब है कि समान खड़ा होना या फिर सम स्थिति, यानी कि एक ही स्थिति में खड़ा होना। आया समझ में आपको? आगे चलते हैं। भूसन्नति की परिभाषा दीजिए। भूसन्नति होती क्या है? वन ड्राइव के अनुसार एक बड़ा तलछटीय लंबा पतला गड्ढा जिसका निर्माण उत्तरोत्तर नीचे पड़े जमाव के कारण परिणाम स्वभाव है, उसे क्या कहते हैं? भूसन्नति। मतलब नदियों से जो अवसाद ले जाया जाता है और वो ऐसे नदियों में से समुद्र में जाकर पड़ेगा, तो यहाँ पर एक भूसन्नति यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का एक जमाव हो जाएगा और यहाँ पर एक पहाड़ जैसा बन जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? भूसन्नति कहते हैं। सियाल एवं सीमा क्या है? सियाल और सीमा क्या है? पृथ्वी की परतें हैं। सियाल सीमा, इस परत में सिलिका एल्यूमिनियम दो तत्वों की अधिकता पाई जाती है। मतलब सियाल में तो सिलिका भी होगी और एल्यूमिनियम भी होगा। इसके आधार पर क्रमशः ऐसा सिलिका और एल्यूमिनियम को Al से रखा जाता है। इसका घनत्व होता है 2.4 से 2.9 के मध्य रहता है। सीमाल से ठीक नीचे सीमा परत होती है। यहाँ पर सिलिका एवं मैग्नीशियम Mg अधिकता में पाया जाता है, इसलिए इस परत का नाम सीमा रखा गया है। यह परत का तत्व 2.9 से 4.7 के मध्य रहता है, यानी कि इसका घनत्व इस प्रकार से रहता है। भूकरोड़ क्या है? भूकरोड़ से मतलब है कि यह पृथ्वी का केंद्रीय मंडल है जिसका भूकरोड़ के नाम से भी पुकारता जाता है।
भूकोण किसे कहते हैं? पृथ्वी का केंद्रीय मंडल, पृथ्वी का ये केंद्र वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? भूकोण के नाम से कहा जाता है। इस भाग में भारी धातु खनिज की अधिकता पाई जाती है, मतलब यहाँ पे क्या है, भारी धातुएं होती है और खनिज तत्व पाया जाता है। इस परत की गहराई कितनी है? 3200 किलोमीटर से केंद्र तक है। इस परत का घनत्व 11 से 14 तक माना जाता है। किसका? भूकोण परत का। विनाशात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा क्या है? अभिसारी सीमा के सहारे दो प्लेटें, अभिसारी सीमा के सहारे दो प्लेटें परस्पर निकट आते हुए टकराती हैं, तब भारी पदार्थ से निर्मित प्लेटों का निर्माण किनारा मुड़कर हल्की प्लेटों के नीचे चल जाता है तथा नष्ट हो जाता है। सीमा स्थिति की क्या है? सीमा स्थिति की से तात्पर्य की सम स्थिति की, यानी कि सामान्यतः परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित उच्च एवं निम्न क्षेत्र के बीच भौतिक एवं यांत्रिक स्थिति की दिशा ही सम स्थिति की है। यानी कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, यानी कि घूमती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित उच्च या निम्न क्षेत्र के बीच की भौतिक या यांत्रिक स्थिति, यानी कि उच्च या निम्न क्षेत्र की भौतिक और यांत्रिक स्थिति, मतलब अंदर की और बाहर की जो स्थिति है उसकी दशा ही क्या कहलाती है? सम स्थिति कहलाती है। यानी कि दोनों क्या है? दोनों का तापमान बराबर है। भू-सन्निधि के सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी विद्वान डाल्टन ने किया था। वो स्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। क्षतिपूर्ति तल, क्षतिपूर्ति तल से क्या तात्पर्य? डाल्टन ने बताया कि ऊंचे उठे हुए भाग, पर्वत, पठार एवं मैदान तथा समुद्र की तलियों के नीचे स्थित पदार्थ का भार बराबर होगा। सबका भार क्या होगा? बराबर होगा। ऊंचे उठे हुए भाग कम घनत्व के तथा नीचे के भाग अधिक घनत्व के हैं। इस प्रकार ऊंचे एवं नीचे भाग का भार एक सीधा रेखा के सहारे बराबर रहता है। ये सीधी रेखा समदाब तल या क्षतिपूर्ति तल कहलाती है। कायांतरी चट्टानें किसे कहते हैं? जो चट्टानें परिवर्तित रूप से बनती है ये कायांतरी चट्टानें कहलाती है। मतलब जो परिवर्तित होती रहती है, मतलब एक स्थान से दूसरी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसे कायांतरी चट्टानें कहते हैं। लेबोर्ड डोर धारा क्या है? ले ब्रेडोर धारा क्या है? उत्तरी अंटार्कटिक में ध्रुव से चलकर मध्य अक्षांशों तक बहने वाली ठंडी धारा को क्या कहते हैं? ले ब्रेडोर धारा कहते हैं। शांत पेटी भूमध्य रेखीय न्यूयॉर्क वायुदाब पेटी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण में जो दो गोलार्धों के बीच मध्य स्थित होती है उसे शांत पेटी कहते हैं। शांत पेटी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित है, इसे शांत पेटी के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी है क्वेश्चन। शांत पेटी किसे कहते हैं? पटल विरूपण क्या है? पटल विरूपण से तात्पर्य कि भूपटल के वे सभी विक्षोभ तथा स्थान भ्रंश जिनसे पृथ्वी की ऊपरी सतह झुकती, मुड़ती और टूटी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धरातल पर बड़ी विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं, इन्हें ही पटल विरूपण कहा जाता है। पटल विरूपण से तात्पर्य भूपटल के वे सभी विक्षोभ, जैसे कि ज्वालामुखी हुआ है ना, तथा स्थान भ्रंश जिससे पृथ्वी की ऊपरी सतह झुक जाती है, मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो क्या है? नीचे की तरफ झुक जाती है, मुड़ जाती है, टूट जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? पटल विरूपण कहते हैं, मतलब पटल का टूटना। मोनेडनाकस इंसेल वर्ग ने से क्या तात्पर्य है? इंसेल वर्ग होता क्या है देखते हैं। इंसेल वर्ग मरुस्थलीय प्रदेशों में अपरदन की दशा में भी कुछ कठोर चट्टानें गुंबद बने रहते हैं, मतलब जो मरुस्थल में इस प्रकार की कठोर चट्टानों के गुंबज बने रहते हैं, है ना। रेन के समुद्र में इन्हें द्वीप की भांति देखा जाता है, मतलब रेन का जो समुद्र है ना उसमें इनको क्या है? द्वीप की भांति समझा जाता है। इन्हें चट्टानी संरचना सामान्यतः लंबवत होती है, मतलब क्या है? लंबवत होती है, एक के बराबर एक होती है, मतलब पहली जो चट्टान है इतनी लंबी है तो दूसरी भी इसके बराबर ही होगी, मतलब लंबवत है, एक के बाद एक है। इन्हें इंसेल को दक्षिणी अफ्रीका एवं सहारा में अधिक पाया जाता है, मतलब इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है? अफ्रीका और सहारा महाद्वीप में ज़्यादा पाया जाता है। ट्रांस झील, सड़ झील क्या है इसको देखते हैं। हिमगर्दह सर्ग का निचले भाग फिसलते बर्फ के प्रभाव से गड्ढे जैसा बन जाता है। हिम का जो गड्ढा होता है यह सर्ग का भाग जो फिसलकर बर्फ के प्रभाव से गड्ढे जैसा बन जाता है, इसे भाली
भांति हिमालय के पेदे में जब बहते बर्फ के समान मोरन जकड़ते रहते हैं, तब वे पेदे में मुलायम चट्टानों को काट छांट कर वहां गड्ढा बना देते हैं। इसे गड्ढे से बर्फ के हट जाने से बाढ़ का पानी भर जाता है। इन्हें ही ट्रन झीलें कहते हैं। आग्नेय झीलें प्राथमिक चट्टानों को परिभाषित कीजिए। आग्नेय झीलें जो शैलें द्रव पदार्थ के ठंडे होने से ठोस अवस्था में बदल जाती है। जो शैलें माने कि जो चट्टानें द्रव पदार्थ जो चट्टानें द्रव पदार्थ में रहती है, वो ठंडे होने पर ठोस अवस्था में बदल जाती है। मतलब ज्वालामुखी से जो द्रव निकलता है, उससे जो गरम गरम लावा रहता है, वो ठंडा होने के बाद में क्या है, चट्टानों के रूप में बदल जाता है। उन्हें आग्नेय शिलें कहते हैं। ये चट्टानें सबसे प्राचीनतम है, इसलिए इनको प्राथमिक शैल के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं 29वां क्वेश्चन। रासायनिक अपक्षय क्या है? रासायनिक अपक्षय से तात्पर्य है कि किसी भी चीज का नष्ट होना, यानी कि रासायनिक अपक्षय चट्टानों के रासायनिक अपक्षय होता है। चट्टानों का रासायनिक अपक्षय होता है, मतलब चट्टानें रासायनिक तौर से भी नष्ट होती है। रासायनिक अपक्षय धरातल के ऊपर तथा उसके नीचे दोनों तरफ होता है। इसमें वे एक मिनट रुकिएगा। रासायनिक अपक्षय धरातल के ऊपर तथा निचले दोनों ही जगह पर होता रहता है। चट्टानों के जब तापपात, कोहरा, वर्षा आदि पेड़ पड़े ही रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विश्लेषित जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जीवों द्वारा चट्टानों में वियोजित हो जाते हैं। तो टूट फूट जावे तथा इन्हें खनिज तत्वों के अनुसार बदल जावे, तो ऐसा ही अपक्षय ही रासायनिक अपक्षय कहलाता है। मतलब जो रहते हैं ना, कोहरे के द्वारा, वर्षा के द्वारा, है ना, ताप अधिक ज़्यादा ताप पड़ रहा है, सूरज की ज़्यादा गर्मी आ रही है, पाला हो रहा है, तो इनसे क्या है, चट्टानें क्या है, रासायनिक क्रिया करती है और ये सब क्या है, चट्टानें नष्ट होती जाती है। मतलब इनका अपक्षरण होता जाता है, नष्ट होती जाती है ना। अवसादी चट्टानें किसे कहते हैं? अवसादी चट्टानों से तात्पर्य क्या है? अवसादी चट्टानें इन शैलों का निर्माण मुख्यतः सागरों के अवसाद तथा चलहट के जमाव से परत से होता है, निक्षेपण होने से है। अतः प्रधान अवसादी चट्टानें तलछी शैलों में निर्मित होती है। इन शैलों का निर्माण मुख्यतः सागरों के अवसादों, सागर के द्वारा जो अवसाद होते हैं, मतलब सागर में जो नदियों द्वारा अवसाद लाए जाते हैं, जैसे मिट्टी हुई, कुछ भी हुआ, तलहटी के क्रमानुसार, तलहटी में सागर की जो तलहटी है, उसमें जब नदियों द्वारा जल डाला जाता है, तो नदियों से जो रेत वगैरह, मिट्टी या फिर कुछ सामान लेके आया जाता है, तो यहाँ पर गिरकर जमा होता जाता है। परत के नीचे परत बढ़ने से निष्पेषण होता रहता है। अतः इसे परतदार अवसाद या तलहटी क्षेत्र में चट्टानें कहते हैं। मतलब समुद्र के तल में जमा होने वाली चट्टानें क्या कहलाती है? अवसादी चट्टानें कहलाती है। अवसाद के द्वारा बनती है, मतलब नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं? यानी कि भौतिक अपक्षय, यानी कि भौतिक रूप से किसी भी चीज़ का नष्ट होना। देखते हैं, चट्टानों का अपने स्थान पर ही विघटन एवं वियोजन की क्रिया द्वारा टूट फूट कर बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। यानी कि जो चट्टानें रहती है ना, उनका अपनी ही जगह पर स्थित होना और विघटन एवं वियोजन की क्रिया द्वारा टूट फूट कर बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। अंतर्महासागरीय कंदरा क्या है? कंदरा से तात्पर्य, कंदरा किसे कहते हैं? गुफा को कहते हैं। तो अंतर्महासागरीय यानी कि महासागर के अंदर जो गुफाएं होती है, वो क्या है? तो इसको देखते हैं। महासागरीय पेंदे पर गहरी घाटियों की द्रष्टव्य होती है, मतलब गहरी घाटियां होती है महासागर के अंदर भी। यह अधिकांशतः अंग्रेजी के यू आकार की होती है। किस प्रकार की होती है? यू आकार की होती है, इस प्रकार की होती है ना। और इनके किनारे खड़े होते हैं। इनके किनारे कैसे होते हैं? एकदम खड़े होते हैं। ये तट के लंबवत पाई जाती है। ये हिम ग्रसित और जलग्रात दोनों ही प्रकार की होती है। रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं? इसकी प्रबलता का क्षेत्र बताइए। जब रासायनिक अपक्षय से तात्पर्य है कि मतलब रासायनिक रूप से अपक्षय होना, यानी कि नष्ट होना। जब वियोजन की क्रिया द्वारा चट्टानें ढीली पड़कर विदीर्ण हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है, तो इन क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में अधिकतर प्रबल होता है। जहाँ पर क्या है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है ना, उन क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है।
अनाच्छादन क्या है? अनाच्छादन यानी कि छानना। अनाच्छादन से तात्पर्य है कि छानना। अनाच्छादन का अर्थ है चट्टानों का आवरण हटाना, मतलब चट्टानों के ऊपर जो आवरण है उसको हटाना, परत को हटाना। इस क्रिया के लिए अपक्षयन एवं अपर्दन दोनों प्रक्रिया शामिल होती है। अपक्षयन भी किया जाता है और अपर्दन भी किया जाता है। ऐसी लहरें क्या कहलाती है? यह भूकंप जनित तरंगें जो पृथ्वी के धरातल से ठोस पदार्थ के अंदर संचालित होती है। पृथ्वी के धरातल से यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उससे ठोस पदार्थ के अंदर जब भूकंप की एस तरंगे जाती है तो उसको क्या कहते हैं? एस तरंगे कहा जाता है। वलन की परिभाषा दीजिए। वलन किसे कहते हैं? वलन देखते हैं किंच के अनुसार शैल स्तरों के इस प्रकार बहुत अधिक मुड़ जाना को ही वलन कहते हैं। मतलब जो शैलें रहती है ना, मतलब चट्टानें रहती हैं, उनका मुड़ना क्या कहलाता है? वलन कहलाती है। जैसे कि ये एक पठार है, अब इसको यहाँ पर से दबाव डालेंगे ना तो ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा दबने के बाद में, इस प्रकार से। तो इसको क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। यानी कि चट्टानों में मोड़ पड़ना ही क्या कहलाता है? वलन कहलाता है। और चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। सममित वलन के से आप क्या सहमत हैं? सम्मित वलन। सम्मित वलन कहते हैं इस प्रकार के वलन में उनकी भुजाएं सुडौल होती है। भुजाएं मतलब आसपास के क्षेत्र। वलन की दोनों भुजाएं एवं झुकाव समान होता है। इसके अक्ष क्षेत्र लंबवत रहती है और वलन खुले हुए एवं सीधे होते हैं। इस प्रकार के वलन होते हैं, मतलब इनकी जो भुजाएं हैं बराबर रहती है दोनों की, इस प्रकार से है। हिमोड़ को परिभाषित कीजिए। हिमोड़ होता क्या है? हिमानी तथा हिमानी द्वारा निष्पेषण कण पत्थर गोलाश्म के जमाव ही हिमोड़ कहलाते हैं। यानी कि हिमानी द्वारा निक्षिप्त कंकड़ पत्थर ग्लेशियर हिमोड़ कहलाते हैं। जो हिमानी के किनारे उसके अंतरिक्ष भाग द्वारा तल में निक्षिप्त होते हैं। समांतर भ्रंश किसे कहते हैं? समांतर भ्रंश जब किसी पर्वत की श्रेणी की संरचना यह रचना संपीड़न की अधिकता से होती है। संपीड़न यानी कि दबाव। संपीड़न से तात्पर्य कि दबाव की अधिकता से होती है। जब पर्वत की रचना चट्टानों के अधिक दबाव से होती है तो उसे अनुदैर्ध्य के समांतर भ्रंशों का निर्माण होता है। ऐसे भ्रंश समांतर भ्रंश कहलाते हैं। रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी किसे कहते हैं? ये कई बार पूछा भी गया है परीक्षा में और इम्पोर्टेंट भी बनता है। देखते हैं रिफ्ट घाटी होता क्या है। रिफ्ट घाटी जब किसी स्थल पर तनाव शक्ति के फलस्वरूप मीलों लंबी दो समांतर दरारें पड़ जाती हैं और इनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है तो इसे उस भूभाग आकृति को रिफ्ट या दरार घाटी ग्रेवेन कहा जाता है। योरदंग क्या है? योरदंग क्या है? जहाँ जोगियन में क्षितिज संरचना होती है वहीं यार्दंग में कठोर एवं मुलायम सिरे के लंबवत संरचना होती है। इसमें मुलायम चट्टानें कटती जाती है जबकि कठोर चट्टानें मात्र उत्तरी भाग के नुकीले भाग में रह जाती है। ऐसी आकृति कठोर चट्टाने की होती है एवं नुकीले शीर्ष वाली चट्टानें पवनों के समांतर बनाती है। अंधी घाटी से क्या तात्पर्य है? अंधी घाटी जब नदी एक विलेय छिद्र पर समान हो जाती है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी को भ्रष्ट मैदान से नीचे कर देती है। इस अवस्था में नीचे नदी घाटी का अंतर एक विलेय छिद्र पर समाप्त हो जाता है। इस घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। पर्वत निर्माण संरचना। पर्वत निर्माणकारी संरचना क्षैतिज एवं पार्श्व शक्ति द्वारा उत्पन्न होती है। क्षैतिज संरचना से तनाव एवं संपीड़न उत्पन्न होता है। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जिन ज्वालामुखियों में सदैव उद्गार होता रहता है, मतलब फूटते रहते हैं, वो कभी भी विस्फोट होता रहता है उनमें हमेशा ही, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी होते हैं इस प्रकार के, है ना। एटना तथा भूमध्य सागर स्तूप के सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। लेकोलिथिक क्या है? ये आंतरिक भू आकृति है जिसमें मैग्मा धरातल की चट्टानों के अंदर छोटे गुंबज आकृति में निर्मित होते हैं। जिनमें जो मैग्मा रहता है ना वो धरातल की चट्टानों के अंदर होता है, छोटे छोटे गुंबद आकार में आकृति में होता है। भूकंप उद्गम केंद्र तथा भूकंप अधिकेंद्र की स्थिति को बताइए। भूकंप केंद्र और भूकंप मूल क्या है इसको बताइए। जिस स्थान से भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति होती है वहाँ भूकंप उद्गार केंद्र था। इसके ठीक
ऊर्ध्वाधर ऊपरी धरातल पर भूकंप का अधिक केंद्र होता है। मतलब जहाँ से तो भूकंप आता है वहाँ पर भूकंप उद्गार केंद्र होता है, और जहाँ से भूकंप की धरातल पर भूकंप का अधिक अधिक केंद्र होता है। मतलब जहाँ पर अधिक भूकंप आता है, जिस भू स्थल पर धरातल के जिस स्थल के भाग पर, उसको भूकंप अधिक केंद्र कहते हैं। आए समझ में? भूकंप की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बताइए। भूकंप की उत्पत्ति के मुख्य कारण है कि पृथ्वी की विवर्तन की क्रिया, पृथ्वी की जो विवर्तन की क्रिया करती है उसके कारण भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के कारण भी भूकंप आते हैं, और समस्थिति के समायोजन के कारण भी भूकंप आते हैं, और भूप्लेटों का खिसकने से भी भूकंप आते हैं। जब प्लेटें आपस में खिसक जाती है तो उससे भी क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। हिमग्रह क्या है? हिमालय द्वारा निर्मित आरामदायक कुर्सी के समान गर्त को हिमगर्न कहते हैं। इसे हिमगहार या हिमगर्त या हिमागर होते हैं। ये मुख्यतः पहाड़ों एवं हिम निक्षेप तथा हिम अपरदन से बनते हैं। ये हेमंत की घाटी के शीर्ष पर एक अर्धवृत्ताकार रंगमंच के समान कटोरीनुमा गर्त है। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप क्या है? आप सभी जानते हैं कि भूकंप यहाँ के भूगर्भ के आंतरिक हलचलों के कारण भूगर्भ की चट्टानें कभी कभी अनावश्यक तीव्र वेग से कंपन करती है। उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। कि कंपन करना, जब चट्टानें खिसक कर और कंपन करने लग जाती है, गूंजने लग जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। विवर्तन के भूकंप किसे कहते हैं? वे भूकंप जो पृथ्वी के आकस्मिक हलचल के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब पृथ्वी के अचानक होने वाले भूकंप के कहलाते हैं, विवर्तन के भूकंप कहलाते हैं। अपरदन चक्र के संबंध में डेविस के विचार बताइए। डेविस नाम का एक वैज्ञानिक है, उसके विचार क्या है अपरदन के बारे में? तो डेविस नाम के वैज्ञानिक ने अपरदन के बारे में कहा है कि अपरदन चक्र समय की एक अवधि है। समय की एक अवधि है, यानी कि समय का एक भाग है जिसमें एक उत्तिष्ठ स्थलखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा अपरदित होता रहता है। मतलब जो एक स्थलखंड है, जैसे कि चट्टान हुई, वह समय के अनुसार वो नष्ट होती जाती है। मतलब धीरे धीरे वो रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव में आकर, भौतिक क्रियाओं के प्रभाव में आकर, मानव क्रियाओं के प्रभाव में आकर नष्ट होती जाती है, एक आकृति विहीन समग्र मैदान में बदल जाती है। डेविस का भौगोलिक चक्र समझाइए। डेविस के अनुसार किसी भी दृश्य भूमि का विकास, रचनात्मक एवं अवस्था का परिवर्तन होना। जेट स्ट्रीम को परिभाषित कीजिए। जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम वायुमंडल के उत्तरी भाग में मुक्त हवाएं होती है, जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। वायुमंडल में जो हवाएं होती हैं उन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तिब्बती पठारी औद्योगिक मंडल में एक निश्चित ऊंचाई एवं प्रतिवर्ती चाप द्वारा स्थापित हो जाती है। इसमें फलस्वरूप यहाँ के उत्तरी और उपोष्ण पश्चिमी स्ट्रीम तथा दक्षिण की ओर पूर्वी जेट स्ट्रीम हवाएं चलती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। मतलब ये ठंडी हवाएं होती है। पेक ने अपरदन चक्र की कितनी अवस्थाएं बताई? पेक नाम का एक वैज्ञानिक है, उसने अपरदन चक्र की कितनी अवस्थाएं बताई है? 5 अवस्थाएं बताई है। अब कौन कौन सी? प्रथम दशा में उच्चावाच बढ़ता है, दूसरी, तीसरी तथा चौथी दशाओं में उच्चावाच स्थिर रहता है तथा अंतिम अवस्था में उच्चावाच घटता है। प्रथम में क्या बताया? बढ़ता है। दूसरी, तीसरी, चौथी में क्या बताया? स्थिर रहता है। और तीसरी लास्ट अवस्था में क्या बताया? कि घटता है। संचरण से क्या अभिप्राय? संचरण से तात्पर्य किसी भी प्रदेश की कुल भू तात्विक संरचना से होता है। स्थान, किसी स्थान पर इस संरचना का महत्व है सर्वोपरि होता है। जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात से क्या तात्पर्य? झरना, झरने को क्या कहते हैं? जलप्रपात। प्रवाह की उस असमानता को जिसमें जल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। संप्राय मैदान किसे कहते हैं? संप्राय मैदान से जब कोई ऊंचा उठा हुआ स्थलखंड नदी के अपरदन कार्य द्वारा आकृति विहीन मैदान में बदल जाता है। मतलब किसी मैदान पर नदी आ रही है, नदी बह रही है, तो नदी का पानी उस मैदान को क्या कर देता है? खोद देता है, या फिर उसकी चट्टानों को हटा देता है। उसकी चट्टानें नष्ट होकर उसके साथ बह जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? समप्राय मैदान कहते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा नदी के अंतिम भाग का वह त्रिभुजाकार मैदान जो समुद्र झील के नदी निरपेक्ष द्वारा बनता है और जिस पर नदी का जल अनेक धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। मतलब समुद्र में जब नदियां जल को डालती है तो इस भाग पर, जो समुद्र का जो भाग है, वहाँ पर जो जमाव होता है अपशिष्ट पदार्थों का या फिर नदियों के द्वारा जो पदार्थ लाए जाते हैं उनका जो जमाव होता है, वहाँ पर एक गड्ढे नुमा एक भाग त्रिभुजाकार में
परिवर्तित हो जाता है, मतलब यहाँ पर निरपेक्ष जमा हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। हिमनद निरपेक्ष स्थलाकृतियाँ, आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्ग, हार्न, टर्न, झीलें, हिम, सोप, मेघ, शिला, कोल, हिम से बनी पूंछ, नुनाइक, फ्यूज, अपोलो आदि हिम नदी निरपेक्ष स्थलाकृतियाँ हैं। अपवहन से क्या तात्पर्य? अपवहन किसे कहते हैं? अपवहन से अंतर्गत पवन, चट्टानें, चूर्ण अपरदन का कार्य करती है। अपन को इसलिए उड़ान की क्रिया भी कहते हैं। पेनास्टोन झीलें किसे कहते हैं? जब हिम पिघल जाती है तो हिम सोपान पर बने शिलागर्त झीलों में बदल जाती है। ऐसे झीलों को पेटर्नोस्टर झीलें भी कहते हैं। यू आकार की घाटी किसे कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में पहले की घाटियाँ जब हिम बहने लगती है तो वह घाटियों को खरोच कर काट छाँट कर यू आकार में बदल देती है। जब हिम बहने लगती है यानी कि बारिश आने लग जाती है, हिम यानी कि बर्फ की बारिश आने लग जाती है, तो काट कर घाटियों को क्या कर देती है? यू आकार में बदल देती है। उसे क्या कहते हैं? यू आकार की घाटियाँ कहते हैं। संप्राय मैदान अपरदन चक्र की अंतिम वज्रावस्था का सूचक है। मतलब जो अपरदन चक्र की जो अंतिम अवस्था है, वृद्धावस्था, उसे क्या कहते हैं? संप्राय मैदान कहते हैं। लेकिन प्रथम चक्र की समाप्ति से पूर्व ही भूत सांप्रदायिक मैदान के उत्थान हो जाता है, मतलब इसका निर्माण हो जाता है। बृहद ज्वार के किसे कहते हैं? प्रत्येक पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य तीनों, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, पीसीएस यानी कि पीसी में हमने क्या जलाया? एस सपोर्ट किया, पीसी को सपोर्ट किया, यानी कि पीसी आ जाएगा पृथ्वी, ऐसे आ जाएगा चंद्रमा और सूर्य, तीनों के एक ही सीध में आना, तीनों का ही क्या होना? एक ही सीध में आना जाने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा सागर जल से ऊपर या फिर सबसे अधिक उठाव लेता है। जिस दिन सबसे ज़्यादा उठाव लेता है ये पूर्णिमा के दिन होता है। ये कार्य बृहद ज्वार आता है। और कब आता है? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही दिशा में हो जाते हैं। इसे ज्वार या दीर्घ ज्वार भी कहते हैं। बृहद ज्वार को क्या कहते हैं? बृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार भी कहते हैं। यह स्थिति प्रत्येक महीने में 2 बार बनती। कितनी बार बनती है? 2 बार बनती है। दोनों दिन बृहद ज्वार को ऊंचाई सामान्य दिनों की अपेक्षा 20% अधिक होती है। महाद्वीपीय निगमन तट क्या है? महाद्वीप के किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है, उस पर जल की औसत गहराई 100 फेदम ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में होती है। महासागरीय निगम तट कहलाता है। ज्यूमेन से आप क्या समझते हैं? जिन मरुस्थलीय प्रदेशों में कठोर चट्टानों के परत कोमल चट्टानों के ऊपर क्षैतिज रूप में बिछे हुए जाते हैं एवं ज्यूमेन नामक भू आकार प्रकार बन जाता है। आशुचूर्ण और निश्चुताश्म क्या है? आश्चुताश्म चूने के पदार्थों में गुफाओं के ऊपर की तरफ पटकती हुई आकृति को आश्चुताश्म कहते हैं। निश्चुआश्म आश्चुताश्म के ठीक नीचे बनने वाले जमाव को निश्चुआत्मक कहते हैं। बरखान से आप क्या समझते हैं? अर्धचंद्राकार स्तूप को बरखान कहते हैं। ये स्तूप तुर्किस्तान में अधिक मिलते हैं। अर्धचंद्राकार रहते हैं ना, आधे चंद्र की तरह है, इस प्रकार के। बालू का स्तूप मतलब मिट्टी के या रेत के जो चट्टानें बन जाती है या फिर स्तूप बन जाते हैं तो उन्हें अर्धचंद्राकार स्तूप कहते हैं। लोएस किसे कहते हैं? लोएस मरुस्थलीय क्षेत्रों में बाहर वायु द्वारा अपरदित अति सूक्ष्म कणित धूल के बृहद निक्षेप को ही लोएस कहते हैं। जेट स्ट्रीम की 2 विशेषताएं बताई। जेट स्ट्रीम यानी कि ठंडी हवाएं ये धरातलीय दोनों गोलार्ध के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश के ध्रुवीय क्षेत्रों तक वर्ष भर निरंतर चलती है, मतलब पूरे साल भर चलती रहती है। धरातलीय उच्च स्थलाकृतियों का जेट स्ट्रीम पर नियमित प्रभाव पड़ता है, मतलब जो ऊपर जो चट्टानें रहती है धरातल की उन पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, मतलब वो संहित ज़्यादा होती है, नष्ट ज़्यादा होती है। सूर्य ताप से क्या ताप है? सूर्य ताप आप जानते होंगे, यानी कि सूर्य का ताप बढ़ना। पोलर क्या है? वह सुरंग जो
विले रंध्र को संगंध कंदरा से मिलाती है उसे पोनर कहते हैं। वह सुरंग जो विले रंध्र को भूमिगत कंदरा कंदरा यानी कि गुफा से मिलाती है उसे पोनर कहा जाता है। तटीय भंगों किसे कहते हैं? लहरों द्वारा तटीय भागों की चट्टानों पर निरंतर प्रहार एवं कटाव के कारण तट के ढाल भागों का ढाल और तेज होता जाता है। इससे वहाँ खड़े ढाल वाली चट्टानें बनती हैं। इसी तटीय भंगु कहते हैं। मतलब जो तट पर जो चट्टानों का निर्माण होता है उसे तटीय भंगु कहा जाता है। जल अपघटन चट्टानों के खनिजों के जल के अवशोषण को ही जल अपघटन कहा जाता है। चट्टानों के जो खनिज हैं वो जल का जो अवशोषण करते हैं और जिससे जल का अपघटन होता है, जो जल नष्ट होता है उसे क्या कहते हैं? जल अपघटन कहा जाता है। सूक्ष्म सीमा से क्या तात्पर्य है? सोम सीमा। सोम से आगे सौम मंडल होता है ना, यानी कि परिवर्तन मंडल की ऊपरी सीमा पर जो समताप मंडल के प्रभाव के मध्यम भाग को सोम सीमा के नाम से जाना जाता है। इसकी मोटाई 1.5 से 2 किलोमीटर तक की होती है। यहाँ किसी प्रकार की परिवर्तन क्रिया घटित नहीं होती है। वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल आप सभी जानते हैं जिसमें हम सांस वगैरह लेते हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का चारों ओर का आवरण। लघु ज्वार किसे कहते हैं? लघु ज्वार पहले हमने बृहद ज्वार पढ़ा था, अब लघु ज्वार। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, पहले क्या था? पृथ्वी PCS पढ़ा था ना अपन ने, तो आप क्या पढ़ेंगे? SPC, यानी कि सूर्य आएगा, पृथ्वी आएगा और चंद्रमा समकोण स्थिति में होती है। समकोण मतलब इस प्रकार की स्थिति में होती है, लंबवत स्थिति में होती है। तो इसके सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारोत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण लघु ज्वार आता है। यह हमेशा अमावस्या को आता है। सौर मंडल किसे कहते हैं? प्रत्येक नवरात्र के साथ उसके ग्रह, उपग्रह आदि होते हैं। सौर मंडल यानी कि ग्रहों का जो मंडल होता है सौर मंडल कहलाता है। आगे चले। मानव जीव जंतुओं के लिए ओजोन मंडल को वरदान क्यों कहा गया है? क्योंकि ओजोन परत हमारी रक्षा करती है पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। अक्षांशीय उष्ण संतुलन। भूपट्टी क्या है? पृथ्वी की भूपट्टी की औसत ऊंचाई 30 किलोमीटर एवं अन्य स्रोत के अनुसार 30 किलोमीटर की। यह 2 प्रकार की होती है। भूपट्टी क्रस्ट इसका घनत्व 2.8 से निचले क्रस्ट के घनत्व होता है। पुलिन सागर तट के समीप लहरों द्वारा मलबे के निक्षेपण के पुलिन का निर्माण होता है। गिरवा खंड क्या है? जब अपक्षित वलन के फलस्वरूप चट्टान स्तर उत्क्रमण सतह के सहारे टूटकर मूल स्थान से आगे की ओर बहुत ही दूरी तक खिसक जाती है। इसके निचले स्तर पर आरोपित हो जाती है तथा ऊपरी चट्टानें स्तर के बड़े हुए मोड़ को गिरवा खंड या भूचंद के नाम से कहते हैं। इस हिमालय के आपस में हिमालय गिरवा खंड बहुत ऐसे मिलते हैं। महासागरीय निचले उच्चवास की दृष्टि से वर्गीकृत कीजिए। महाद्वीपीय में महासागरीय पठान से आप क्या समझते हैं? महासागर में पेरू धारा किसे कहते हैं?